एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने भगवान राम से लेकर बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अयोध्या से जुड़ी कई चीजों को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद नाम की जगह इसे 3 गुंबद वाली संरचना लिखा गया है। आज हम सिलेबस में हुए बदलावों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में कुछ बदलावों ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल इस पुस्तक में अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद और गुजरात दंगों से जुड़े कुछ अध्यायों में संशोधन किए गए हैं, जो विपक्षी दलों, राजनीतिक विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों द्वारा तीखी आलोचना का विषय बन गया है। पहले ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के इस किताब में क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल पहले इस किताब में यह पूरा मामला अयोध्या विवाद करके लिखा हुआ था, अब इसे अयोध्या मुद्दा लिखा गया है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद इस्तेमाल करने की जगह इसे 3 गुंबद वाली संरचना का जिक्र किया गया और अयोध्या विवाद से जुड़े टॉपिक्स 4 पेज की जगह 2 पेज में समेट दिए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवक और सांप्रदायिक हिंसा जैसे सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने इस बदलाव पर सफाई देते हुए कहा है कि हमें स्कूली पाठ्यपुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। निदेशक ने कहा, पाठ्यक्रम में समय के साथ बदलाव किया गया है। हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसलिए अयोध्या मामले के पाठ्यक्रम को अपडेट किया गया है। भले ही ये 12वीं कक्षा के सिलेबस में बदलाव सुधार के तौर पर किया गया हो, लेकिन इस मुद्दे ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ इस चर्चा में एक खास गेस्ट हैं, शिक्षाविद प्रोफेसर तपेश गुप्ता। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बदलाव है एनसीईआरटी का, वो क्या कहता है, उससे क्या संकेत मिलते हैं। तपेश सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मेरा सबसे पहला तो प्रश्न आपसे यही होगा कि आखिर ये बदलाव क्यों, कारण क्या है इसके? देखिए, एक लंबे समय से शिक्षा के पाठ्यक्रम में या इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ था। आधुनिकीकरण की दौड़ में यह आवश्यक हो गया था कि बच्चे को रोजगार मूलक शिक्षा दिया जाए, उनके आचरण, व्यवहार और एक गुणवत्ता के विकास की बात जो हो रही थी, उसके लिए आवश्यक था कि पाठ्यक्रम में संशोधन करें। बहुत से पाठ्यक्रम समय के साथ आउटडेटेड हो गए थे, यानी वो उपयोग के लायक नहीं रह गए थे, फिर भी पाठ्यक्रम में चल रहे। कई संवैधानिक संशोधन हुए, आचरण, व्यवहार, तकनीकी विकास, इन सब चीजों का भी प्रभाव था। इस कारण पाठ्यक्रम में संशोधन आवश्यक हो गया। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप से इतिहास में और हम अपने संस्कार, जो भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता था, वो विलुप्त हो रहा था। इस कारण आवश्यक हो गया था कि हम एक देश से अच्छा नागरिक जन्म को दें और उनके आचरण व्यवहार में सुधार करें, साथ साथ वह स्वरोजगार की ओर जाए। हर कोई रोजगार के नाम पर सरकारी नौकरी ढूंढता है और अपने आप को स्वावलंबी बनाने की परिकल्पना नहीं करता। ऐसी दशा में हमें व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई और आज के डेट में स्किलनेस की जरूरत है। इस कारण इस पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, अहम बात है, लेकिन ये जो डिटेल थी, जो पहले थी, जो बदलाव किया गया है, अगर वो रहती भी तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दिक्कत कहाँ आ रही थी सर? देखिए, आपको बताऊं, हम साइन कॉस थीटा पढ़ाते आज तक आते थे, जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता था। अब आज कंप्यूटर में स्थान ले लिया है। चाहे आप एक्सेल में यूज करें, चाहे डायग्राम बनाएं, ये सब चीजों में हमको एक्सेल की आवश्यकता या कंप्यूटर के कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। यदि अगर हम उन चीजों के साथ इसको पढ़ाते तो पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, बच्चे व्यवहारिक चीजों से हट जाते हैं। इस कारण ऐसे पाठ्यक्रम को जोड़ना, ऐसी चीजों को जोड़ना, और फिर समय के साथ विकास में मोबाइल वगैरह ने इतना घर में हर बच्चे के हाथ में और हर व्यक्ति को इतना बिजी कर दिया है और इतना उनका एक आचरणगत पतन जो हो रहा था, उसको रोकने के लिए व्यवहारिक चीजों को सिखाना और उनका कार्य के लिए आकर्षित करना, इसके लिए आवश्यक था कि हम उन्हें पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके एक आजादी दें और उस आजादी के साथ वो अपना स्वयं का रोजगार, स्वयं का व्यवसाय और स्वयं को एक निपुण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके। भारत में स्किल बहुत है, क्षमता बहुत है, युवा बहुत है, लेकिन उस गुणवत्ता अनुसार शिक्षा मिलने के कारण इसका प्रभाव कुछ दूसरा हो रहा था।
बच्चे नकारात्मक हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए, एक अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए, विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में टिक सके, इसके लिए यह आवश्यक था कि हम उन पाठ्यक्रमों में संशोधन करें और महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ाएं और उन पाठ्यक्रम को छोड़ें जिनका आज के समय में कोई उपयोग नहीं। ठीक बात है। मैं देख रहा था सर कि 2014 के बाद से ये चौथा संशोधन है। तो अगर हम एनसीईआरटी के इस संशोधन को समझने की कोशिश करें तो क्या मापदंड होते हैं, किस 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 दौर में बदला जाता है, क्या प्रोसीजर क्या होता है बदलने का, या कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है? सबसे पहली बात आपको बता दूं, परिवर्तन का दौर तो 2014 में शुरू हुआ, वो बहुत लेट हुआ, इसको पहला होना चाहिए था। जब राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए कंप्यूटराइजेशन का समय लाया, उसी समय ही तय हो जाना चाहिए था कि हमको रोजगार के अवसर के विकास करने के लिए बच्चों को इन प्रकार की शिक्षा देकर हमको विश्व पटल पर प्रतिस्पर्धा में लाना है। लेकिन जब बेरोजगारी का मापदंड बढ़ने लग गया, लोगों में हाहाकार मचने लग गया, तब यह विकल्प लाना आवश्यक था। 2014 में चर्चा शुरू और 2019 में इस पे व्यापक रूप से चर्चा करने के बाद, पार्लियामेंट में चर्चा करने के बाद उसके आउटपुट लिए गए। वैसे भी कभी भी पाठ्यक्रम में संशोधन होता है, चाहे विश्वविद्यालय के स्तर का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बातचीत हो, एक पैनल बनता है, पहले वो उससे डिस्कस करता है, उसकी विचारधारा रखता है, उसे फिर आम जनता को डिबेट के माध्यम से संकलित किया जाता है, डाटा सदन में रखा जाता है, सदन में चर्चा होती है और उसके बाद फिर अंतिम प्रारूप रूप में अनुमोदन होने के लिए जाता है, अनुमोदित हो जाता है। तो उसके बाद उसके प्रचार प्रसार, सेमिनार, संगोष्ठी, ये सब चीज को करके एक जन जागृति योजना पारित किया जाता है, फिर कुछ समय बाद इसे लागू किया जाता है। 2020 में पारित हो गया, लेकिन कई राज्यों में 2024 से इसे लागू किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि हमने कोई चीज को एकदम से थोपा नहीं है। 2014 से चर्चा करते करते हम 2024 में आ गए और अब उसको पूर्ण रूप से लागू करने की बात कर रहे हैं। यानी हमने पूरा 10 वर्ष का समय दिया और हर बार ऐसे हुआ। 1981 भी बना, उसके बाद वो 86 में लागू हुआ, ये संशोधन हुआ और देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसमें तकनीकी अनुसंधान और ये व्यापक आर्थिक गतिविधियां हो रही है, इसके लिए आवश्यक था कि हम पाठ्यक्रम में संशोधन करें। सिर्फ कंप्यूटर का ही बिजनेस नहीं, आज हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अब ये बताइए, हम आज चर्चा कर रहे हैं और इसको पूरा मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ, आप अपने स्टूडियो में और लोग अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं। पहले ये परिस्थिति नहीं थी। हम पहले वीडियो जारी करते थे या रिकॉर्डिंग करके रखते थे, डेट और समय डिस्प्ले करते थे, बताते थे। तो आज आवश्यकता महसूस हुई, तब तो हम इसके माध्यम से आ रहे हैं। और 2024 के आने के पहले कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी की, ऑनलाइन बिजनेस किया, कि ये सब चीज हमारी स्किल डेवलपमेंट में आया। बात सही है सर, बात सही है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारा फोकस एनसीईआरटी के इस बदलाव पर है, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा था, उस पर अब राजनीति भी हो रही है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि जो था वो था, उसमें बदलाव करके आप क्या मनोदशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या विचार बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो काफी सेंसिटिव रहा लंबे समय तक। उस पर एक युद्ध के बाद, एक लड़ाई के बाद एक मंदिर बना है, ठीक है, लेकिन जो चीजें थी वो तो थी ना, वास्तविक रूप में थी। तो उसके नाम बदल के या उसमें संशोधन करके हिंसा कैसे रुक जाएगी, ये बात नहीं उतर रही है सर गले से। क्योंकि अगर आप हिंसा की ही बात कर रहे हैं तो हिंसा तो पूरे देश में बहुत जगह, बहुत बड़े बड़े स्तर पे हो रही है। सर इसके लिए देखिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, सभी की पृष्ठभूमि पर राजनीतिक प्रभाव दिख रहा है। हमने शिक्षा को मुक्त नहीं रखा राजनीति से, ये उसी का परिणाम है। पहले भी राजनीति से मुक्त नहीं था, अभी भी राजनीति से मुक्त नहीं है। इस कारण हमें सामाजिक क्रांति के माध्यम से इन चीजों को रोकना होगा। अब हम सामाजिक क्रांति कहते हैं तो समाज में भी राजनीति करने लगते लिए राजनीति के पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आपको स्वच्छ छवि कहाँ मिलेगी? आप ये सोचिए, अगर हम समाज एक हो के हम बात करते हैं तो नेता आते हैं वहां पे, कहते हैं समाज पे ये करना चाहिए और कुछ उसके फॉलोअर्स मिल जाते हैं। तो शिक्षा में भी उसका प्रभाव आता है, राजनीति में भी प्रभाव आता है, अर्थव्यवस्था में भी आता है। राजनीति तो खैर उनका क्षेत्र ही है, लेकिन समाज में भी राजनीति का प्रभाव, शिक्षा में भी राजनीति का प्रभाव। और हम शिक्षा को पूर्ण रूप से शासन को सौंप चुके हैं।
तो शासन में जो रहेगा बलशाली वो तो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा ही। सकारात्मक और नकारात्मक के बिंदु हम नहीं कह सकते, जो सरकार कहती, जो संविधान कहता है वो सही होता है। नहीं, लेकिन अगर आप इस देखिए, ये जो नया संशोधन है इसमें अगर आप देखिए तो गुजरात दंगे, राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ चीजों पर ही संशोधन हुआ है, तो क्या ये कुछ एक तरफा संशोधन होता हुआ नहीं दिख रहा है? देखिए, इसको मैंने पढ़ा और ये चीज महसूस किया कि न्यायालय के निर्णय आने के बाद दो बातें हैं सर। हम सामाजिक और राजनीतिक के चश्मे के दृष्टिकोण से देखेंगे थोड़ा विवादित लगता है, लेकिन न्यायालय के निर्णय को पूरा पढ़ लें और उसका डिस्पोजल को पढ़ें तो आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे जिससे ऐसा लगता है कि न्याय की चीजों को यहाँ पे परोस के कुछ दूसरी चीजें बताई जा रही है। मतलब न्यायालय के निर्णय के विपरीत नहीं जा रहा है, लेकिन हम अब तक के जो इतिहास पढ़ते आए तो उससे कुछ नई चीज लिख आ रही है। ऐसी दशा में एक विषम परिस्थिति पैदा होती है कि राजनीति में हस्तक्षेप हुआ था पहले या अब राजनीति में हस्तक्षेप हो रहा है। अब ऐसी चीजों से यह विवादित हो रहा है और कारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे रखे जाते हैं कि पूर्व की घटनाओं के इतिहास में लिखा गया बताते हैं और अब कहते हैं कि हम इतिहास को सुधार रहे हैं। तो क्या पहले गलत था कि अब सही है, ये आपके और हमारे चर्चा का विषय है। लेकिन पाठ्यक्रम में संशोधन एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन न्यायालय के दृष्टिकोण से देखें तो न्यायालय में जो निर्णय आए हैं उसी की पृष्ठभूमि पर यह तैयार हुआ है। ठीक है, लेकिन ये एक पता नहीं क्यों इसमें एक तरफा हटाई हुई चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन इस बदलाव से आप हो सकता है शिक्षा राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रभाव होगा, लेकिन मैं नहीं कहता कि 100% होगा, क्योंकि मैंने न्यायालय के निर्णय को भी पढ़ा है जी। और नई शिक्षा नीति जब आई थी उसमें जो बातें कही गई थी 600 कुछ पेज की थी, मुझे उसको पढ़ने में पूरे 7 दिन लगे थे। मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा था और कल ये जब पाठ्यक्रम में संशोधन आया मैंने कहा ये कैसे संशोधन कर सकते हैं, कल तो ये न्यायालय में चुनौती हो सकती है। तो मैंने न्यायालय के निर्णय की कॉपियां भी निकलवा के लिखा पढ़ा, तो वही चीजें मिली जो आर्गुमेंट में जो चीजें कही गई थी, उन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेकअप करके दिया गया है। तो अब इसको न्यायालय में भी जाएंगे तो न्यायालय में प्रस्तुत तथ्य और निर्णय के तथ्यों के आधार पर मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है पूर्ण रूप से बकवास है तो जो संबंधित पक्षकार को लगता है कि जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है वो न्यायालय का शरण ले सकते हैं, पर चूंकि न्यायालय में जजमेंट में ही यही चीजें लिखी हुई है तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन को हम न्याय के दृष्टिकोण से सकारात्मक ही माने। सर, हालांकि अब इस चर्चा को इस पर और लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन तर्क गले उतर नहीं रहे हैं संशोधन के, और संशोधन भी एक तरफा दिख रहा है। तो अब खैर जो है सो है, संशोधन हो चुका है और बहुत सारी चीजें हटाई जा चुकी हैं। इनफैक्ट बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद कल्याण सिंह सरकार के हटाए जाने के जो संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग थी उनको भी किताबों से हटा दिया गया है। खैर बहुत सी चीजें हैं उस पर। अब फिलहाल तो शुक्रिया करेंगे तपेश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर राय देने के लिए।